नमस्कार, गुड इवनिंग। बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और दिन भर की तमाम बड़ी खबरों को डिकोड करने के लिए रात के 9 बजते ही अपनी पूरी टीम के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। तो आज खबरों के महाबुलेटिन न्यूज डिकोड खबर A to Z में शुरुआत करेंगे कुछ ऐसी खबरों के साथ जिन खबरों ने रोंगटे खड़े किए, चौंकाया। बुलेटिन की शुरुआत आज एक ऐसी ही खबर से हम कर रहे हैं जिसे ना सिर्फ हम आपको दिखाना ही नहीं चाहते थे, बल्कि इस खबर को कोई सुनना भी पसंद नहीं करेगा। पूरी मानवता को झकझोर देने वाली यह खबर है। खबर बिलासपुर से आई, जहां एक पिता किस कदर शैतान बना, देखिए जरा। यह शख्स किसी शैतान से कम नहीं। इस शख्स पर अपने 4 साल के मासूम बच्चे की हत्या का आरोप है। साथ ही ये आरोप भी है कि इस शख्स ने शराब के नशे में अपने ही मासूम बेटे के साथ पहले अप्राकृतिक कृत्य किया और फिर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। ये मामला छत्तीसगढ़ के बिलासपुर का है। बच्चे के पिता से जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसके द्वारा ये स्वीकार किया गया कि उसने अपने जो उसका बालक है शौर्य उर्फ बल्ला, उसकी हत्या की है और बाद में उसकी बॉडी को अपने घर में पलंग के नीचे छुपा के रखा था और रात को 3 बजे उसको उठा करके सड़क पर फेंक दिया। शुक्रवार की शाम खेलते खेलते बच्चा मोहल्ले से अचानक गायब हो गया। इसके बाद उसका कुछ पता नहीं चला। परिजन देर रात तक तलाशते रहे। आज सुबह करीब 4:30 बजे उसकी लाश घर के नजदीक मिली। गला दबाकर हत्या करने की आशंका जताई जा रही थी। पुलिस की प्रारंभिक जांच में पति पत्नी के विवाद में मासूम की हत्या करने की बात सामने आई थी। यही वजह थी कि पुलिस बच्चे के पिता को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही थी। आरोपी पिता ने बच्चे के गायब होने की झूठी कहानी भी बना दी थी। वारदात के बाद देर रात उसने शव को गली में ले जाकर फेंक दिया। पुलिस के द्वारा पकड़े जाने के बाद उसने अपना अपराध कबूल कर लिया है। तो बिलासपुर की ये घटना मानवता को शर्मसार करने के लिए काफी है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक पिता अपने 4 साल के बच्चे के साथ अप्राकृतिक कृत्य कर सकता है और फिर इसके बाद उसे दबाने के लिए उसका गला घोंटकर उसकी हत्या कर सकता है। हमारा समाज कुछ गंभीर सवालों से जूझ रहा है और किस तरह के सवाल है, जरा इस बात को भी डिकोड कर लें। एक पिता नशे में, और कितने नशे में होगा कि वो ऐसा कर गया। शायद शराब के नशे में था, ऐसा बताया गया। एक तरफ सोचिए कैसे नशे ने मासूम की जिंदगी को खत्म कर दिया, कैसे एक नशे ने पूरे परिवार की खुशियों में आग लगा दी। पति पत्नी के बीच में झगड़ा था, विवाद था। पति पत्नी के चरित्र पर शंका करता था और इसका समाधान निकल सकता था। शायद समाज ने अपनी भूमिका, परिवार ने अपनी भूमिका शायद ठीक ढंग से ना निभाई और इसका नतीजा निकला कि एक मासूम को अपनी जान गंवानी पड़ी। एक और गंभीर बात है, कुछ रिश्ते, बल्कि हर रिश्ता सबसे पहले विश्वास की बुनियाद पर टिका है और एक बेटे और बाप के बीच में, एक पति और पत्नी के बीच में यह विश्वास किस कदर तार-तार हुआ होगा कि इस तरह की घटना सामने है। समाज में लगातार नशे का प्रकोप है, बढ़ता जा रहा है। सरकार नशा मुक्ति के कई प्रयासों की कल्पना करती है, अभियान चलाती है, लेकिन नतीजे निकल नहीं पाते। और जिस नतीजे की उम्मीद हम करते हैं, अगर वो निकल पाते तो ऐसी घटनाएं ना होती। चलिए, कुछ घटनाएं हमारे पड़ोसी मुल्कों से भी आई जो सन्न करने वाली हैं। श्रीलंका में हालात बिगड़ते बिगड़ते इस परिस्थिति तक आ गए कि आम लोग सारे बंधनों को तोड़ने लगे हैं। असर यह है कि लोग सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। श्रीलंका में प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति आवास तक पर कब्जा कर लिया। श्रीलंका में आर्थिक संकट को लेकर राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारियों ने आज राष्ट्रपति के सरकारी आवास पर कब्जा कर लिया। लोगों के आक्रोश को देखते हुए राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे भी वहां से निकल गए। वहीं इस दौरान श्रीलंका पीपुल फ्रंट के 16 सांसदों ने राष्ट्रपति से अविलंब इस्तीफा देने की मांग की। इधर लगातार बढ़ते आंदोलन को देखते हुए पुलिस को हवाई फायरिंग करनी पड़ी। बिगड़ते हालात को लेकर प्रधानमंत्री विक्रम सिंघे ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है, जिसमें मौजूदा चुनौतियों से निपटने को लेकर बात हुई। बता दें कि श्रीलंका में आर्थिक संकट इस कदर गहरा चुका है कि लोगों को रोजमर्रा से जुड़ी चीजें तक हासिल नहीं है और इसी के चलते श्रीलंका के लोगों में खासा आक्रोश है। वे राष्ट्रपति के खिलाफ लंबे समय से गोटा गो गामा और गोटा गो होम आंदोलन कर रहे हैं। तो श्रीलंका की तस्वीरें आज सारी दुनिया ने देखी और ये एक दिन का नतीजा नहीं था, पिछले कई दिनों बल्कि महीनों से चल रहे घटनाक्रम का आज आप इसे नतीजा कह सकते हैं। श्रीलंका में बिगड़े हालात की वजह क्या, जरा इस बात को डिकोड कर लें।
जानते हैं कि आखिर ऐसी कौन सी नौबत आई और क्यों आई। आज बदतर आर्थिक हालात के चलते श्रीलंका में इमरजेंसी लगा दी गई। वहां महंगाई का स्तर एशिया में सबसे ज्यादा ऊंचा है। महंगाई के साथ साथ श्रीलंका विदेशी कर्ज में पूरी तरह डूबा है। श्रीलंका पर इस वक्त $7 अरब का विदेशी कर्जा है, जिसमें सबसे अधिक कर्ज चीन से ले रखा है। विदेशी कर्ज के चलते सरकार के राजस्व पर बुरा असर पड़ा है। रेटिंग एजेंसियों ने श्रीलंका को लगभग डिफॉल्टर डाउनग्रेड कर दिया है और इसका मतलब यह होता है कि देश ने विदेशी बाजार तक अपनी पहुंच, क्रेडिबिलिटी पूरी तरह खो दी। विदेशी बाजार से संपर्क खत्म होने से श्रीलंका की आर्थिक स्थिति बद से बदतर होती जा रही और इसका नतीजा ये कि लोगों ने आज अपना धैर्य खो दिया। आज प्रधानमंत्री जो है वो अपना इस्तीफा दे चुके हैं। राष्ट्रपति भवन का हाल आपने देख लिया। चलिए अब कुछ और ऐसे घटनाक्रम जिसको लेकर बड़ा सवाल उठता है। झारखंड के जामताड़ा में लगभग 100 सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहां मुस्लिम आबादी बढ़ते ही साप्ताहिक अवकाश रविवार से बदल दिया गया और शुक्रवार कर दिया गया। ऐसा इसलिए किया क्योंकि जुमे के दिन ना तो स्टूडेंट्स आते हैं ना टीचर स्कूल की दीवार पर यहां पहुंच पाते। शुक्रवार को यहां जुमा लिखा जाता है। पिछले दिनों झारखंड के एक स्कूल में हाथ जोड़कर प्रार्थना नहीं करने का मुद्दा भी सामने आया था। यहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है और इस कारण प्रार्थना का नियम बदल दिया गया। जिले में जहां मुस्लिमों की आबादी अधिक है उन इलाकों में दबाव डाल करके स्कूल में छुट्टी का दिन जुमे का तय किया, यानी फ्राइडे, शुक्रवार का। इतने नहीं, स्कूलों के नाम के आगे उर्दू शब्द को लिखा गया। यही नहीं, एमडीएम के मेनू में भी शुक्रवार जुमे के रूप में इसे परिभाषित किया। तो उत्क्रमित उच्च विद्यालय बिराजपुर और मध्य विद्यालय सतुआन में कई स्कूलों में जुमे की छुट्टी घोषित होना और इस तरह की पूरे घटनाक्रम, इस पर कई सवाल है। ज्यादातर स्कूल नारायणपुर और कर्माटांड जामताड़ा इस प्रखंड में स्थित हैं। ये ना तो उर्दू विद्यालय हैं ना विभाग इनमें है। शुक्रवार को बंद रखने के निर्देश सरकार की तरफ से, विभाग की तरफ से कतई नहीं है। फिर ऐसा वहां क्यों हो रहा है, किसके आदेश से हो रहा है, यह बड़ा एक सवाल। तो आपने इस बात को अच्छी तरीके से देखा, समझा है कि क्या और किस तरह के हालात बने। आपने देखा कि झारखंड में क्या चल रहा है। यह मामला अपने आप में बड़ा ही संजीदा है, बड़ा ही गंभीर है और जिस पर अभी तक झारखंड सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। सवाल यह उठता है कि आखिर क्यों इस पर कोई अब तक एक्शन नहीं हुआ। डिकोड करते हैं इसे। पहली बात यह जो नजर आ रही है कि सोरेन सरकार दबाव में है, वो नहीं चाहती कि धर्म विशेष के लोग खफा हो जाएं सरकार से। दूसरी बात यह कि स्कूल के टीचर और प्रधान पाठक भी असहाय नजर आ रहे हैं क्योंकि उन्हें भारी दबाव का सामना करना पड़ रहा है और बात सही भी है। आखिर वो इसमें क्या कर सकते। कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि सोरेन सरकार को मामले की गंभीरता को समझना पड़ेगा और अभी जिस तरह का माहौल पूरे देश में है, अगर ये बातें बाहर आती है या जिस तरह से फैल रही है तो इसके कई सारे इंपैक्ट हो सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं राजधानी रायपुर की। छत्तीसगढ़ में रायपुर में आज एआईसीसी के संचार प्रमुख पवन खेड़ा आए और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा, संगीन आरोप लगाए। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और एआईसीसी के संचार प्रमुख पवन खेड़ा आज रायपुर दौरे पर थे। इस दौरान खेड़ा ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। कहा कि कांग्रेस कभी भी आतंकवाद पर राजनीति के पक्ष में नहीं रही, लेकिन आज जो हालात हैं, जिस तरह एक के बाद एक घटनाओं में आतंकियों और अपराधियों के तार बीजेपी से जुड़ रहे हैं, ऐसे में बीजेपी से सवाल पूछना जरूरी है। अपराध सिद्ध व्यक्ति है, आतंकवादी है, उसको टिकट दे दी साहब भारतीय जनता पार्टी। सवाल पूछिए भारतीय जनता पार्टी से कि साहब ये रिश्ता क्या कहलाता है। खेड़ा ने आगे कहा कि जम्मू कश्मीर में बीते सप्ताह 2 आतंकवादी पकड़े गए थे। उनमें से एक आतंकी तालिब हुसैन की अमित शाह के साथ तस्वीरें सामने आई। यह तालिब हुसैन शाह सरेआम अमित शाह साहब के साथ उसकी फोटो। वहीं कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी की ओर से पलटवार भी हुआ। इस प्रकार का भ्रम फैलाकर आतंकवादियों को संरक्षण देने का काम अगर कोई कर रहा है तो कांग्रेस पार्टी कर रही है। खैर, सूबे में अगले साल विधानसभा चुनाव है और ऐसे में दोनों पक्षों से वार पलटवार होना स्वाभाविक है। वैसे आतंकवाद, हत्या या किसी भी दुर्घटना पर कतई राजनीति नहीं होनी चाहिए, पर होती है। दुर्भाग्य उदयपुर, अमरावती में हुई हत्याएं चिंता में डालने वाली हैं। सारे देश में इस पर असर पड़ा है। कांग्रेस के आरोप भी गंभीर हैं। आरोपों में कितना दम है, जरा इस बात को भी डिकोड कर लें। आरोपों के मुताबिक उदयपुर हत्याकांड का एक आरोपी बीजेपी से कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ था।
लेकिन इसे लेकर पूरी पार्टी को कटघरे में कैसे खड़ा किया जा सकता है? असली समस्या देश में फैल रही कट्टरता है, जिसे रोकने के लिए सरकार और विपक्ष को एक होना चाहिए। इसमें विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिन पर राजनीति से परे इनको ले जाना चाहिए, क्योंकि दोनों का लक्ष्य एक है। लेकिन ये जनहित के मुद्दे कहीं ना कहीं अक्सर राजनीतिक लाभ के आगे पीछे छूट जाते हैं, या राजनीतिक तौर के ऊपर एक दूसरे को नीचा दिखाने के फेर में ये मुद्दे हावी हो जाते हैं। चलिए अब मध्य प्रदेश की बात करते हैं। निकाय चुनाव का यहां प्रचार और निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां दिखती हैं हर तरफ। ये निकाय चुनाव शिवराज और कमलनाथ के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका है। आपको कई बार हम दिखा चुके हैं, दोनों नेता आमने सामने हैं और अब इसका एक और खुला नमूना दिखा है। जगह जगह जनता से कह रहे हैं, कांग्रेस को वोट दीजिए, वोट डालने जाइए, लेकिन कमलनाथ ने खुद ने वोट नहीं डाला। नोटबंदी का अपमान किया है कमलनाथ जी आपने। निकाय चुनाव में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कमलनाथ पर अब तक का ये सबसे करारा हमला है। दरअसल मुख्यमंत्री ने एक सभा के दौरान कमलनाथ के हालिया चुनाव में वोट न डालने को जनता का अपमान बताया। इस पर कमलनाथ ने भी जवाब ट्विटर पर दिया। कमलनाथ ने लिखा, आप मुझे कितना भी कोसिए, कितना भी भला बुरा कहिए, आपका स्वागत है। मुझे मेरे मध्य प्रदेश के हितों को पाने, उन्हें सुरक्षित करने के लिए आपका दिया हर विश स्वीकार है। मेरा लक्ष्य है कि मध्य प्रदेश को नई पहचान मिले। इसके लिए निरंतर संघर्ष करूंगा। जनहितैषी लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ता रहूंगा। जनहित में मेरी प्रेरणा को और मजबूत करने के लिए आपका धन्यवाद। कमलनाथ के ट्वीट के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी ट्वीट किया, कमलनाथ जी बातों को घुमा फिरा कर पलट रहे हैं। आपको कोई नहीं कोस रहा और विषपान का तो सवाल ही नहीं उठता। आपके लिए ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि आप शतायु हों, दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। लेकिन इस बात का जवाब जरूर दें कि आपने वोट क्यों नहीं डाला। मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री के ट्वीट वॉर ने प्रदेश की सियासत को गरमा दिया है। चलिए, तो किसी भी चुनाव में दो बड़े नेताओं का टकराना, एक दूसरे पर वार पलटवार करना नई बात नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री के बीच इस ट्वीट वॉर के मायने क्या, जरा इस बात को डिकोड कर लें। दरअसल एमपी में निकाय चुनाव को 23 का सेमीफाइनल बार बार कहा जा रहा है, दोनों तरफ से कहा जा रहा है। शहरों और गांव में होने वाले चुनाव के नतीजे ये बताएंगे फिलहाल जनता सोच क्या रही है, किसकी बातों पर यकीन करती है, किसको क्या और कितना रैंक देती, किसके पक्ष में माहौल है। ऐसे में कमलनाथ पंचायत चुनाव में वोट नहीं डालेंगे, ये अगर मुद्दा बनता है तो जाहिर सी बात है कि इसके असर होंगे। शिवराज ने दूसरे चरण के चुनाव से पहले पूरी कांग्रेस पार्टी को इस एक मुद्दे पर घेरने की कोशिश की, जबकि कमलनाथ हर वो मुमकिन दांव कर रहे हैं जिससे शहर में सरकार कांग्रेस पार्टी की बने, यानी माहौल कांग्रेस पार्टी में है, इस बात को दिखाया जा सके, बताया जा सके। चलिए अब छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ में अभी विधानसभा चुनाव को 1.5 साल का वक्त है, लेकिन सियासी घेराबंदी का आलम ऐसा है कि अभी से आरोप प्रत्यारोप आपको काफी तीखे मिलेंगे। बीजेपी को राज्य में विकास दिख नहीं रहा और कांग्रेस बीजेपी को चश्मा बदलने की नसीहत दे रही। वैसे मौसम चुनावी तो नहीं, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस दोनों पूरी तरह चुनावी मोड में हैं। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। केंद्रीय मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि भाजपा नेताओं को अपने चश्मे का नंबर बदल लेना चाहिए, क्योंकि उनके चश्मे का नंबर खराब हो गया है, इसलिए उन्हें सरकार का कामकाज दिख नहीं रहा। भाजपा को हर चश्मा इनको बदलना पड़ेगा, डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा कि इनके चश्मा ठीक नहीं है, हर मुद्दा में राजनीति। कवासी लखमा के इस बयान पर भाजपा सांसद सुनील सोनी ने जवाब दिया, कहा कि भाजपा नेताओं का नंबर तो ठीक है, बल्कि चश्मे की जरूरत खुद मंत्री जी को है। हमारा नंबर तो ठीक है भैया, थोड़ा चश्मा लगा ले वो खुद, और कौन से नंबर का लगाना है कवासी लखमा जी तय करेंगे। अब किसकी नजर खराब है और किसे अपना चश्मा बदलना चाहिए, ये बीजेपी और कांग्रेस ही जाने, लेकिन इतना तय है कि जनता की नजर बहुत तेज है, इसीलिए जनता की नजर से कुछ छिपा नहीं होता। तो चलिए साहब, छत्तीसगढ़ में जारी सियासी घमासान और इस बयानों को और इनकी वजहों को जरा समझ लें, डिकोड कर लें। सबसे पहली बात तो ये कि 1.5 साल के बाद राज्य में भी चुनाव हैं और ऐसे में विपक्ष और सत्ता पक्ष के कार्यों की को लेकर के लगातार आकलन भी होता है। सराहना करने से तो रही कम से कम विपक्ष सरकार की,
सूबे की भूपेश सरकार के हर कार्य पर सवाल बीजेपी उठाकर अपनी आक्रामकता दिखा रही है। लंबित पड़े विकास कार्यों को बतौर मुद्दा उठाकर सरकार की घेराबंदी कर रही है। एक बात और भी है, भारतीय जनता पार्टी की जो प्रभारी हैं वो भी आखिरकार सरकार को कितना गिरा, कैसे गिरा, कहां गिरा, इसका हिसाब मांगती हैं। तो मौजूदा दौर में आप कह सकते हैं कि ये सारा काम विपक्ष अपनी तरीके से करने की कोशिश कर रहा है और इसके लिए जो मुद्दा सामने आता है उस पर खुलकर वार करता है। नामों पर राजनीति कोई नई या बड़ी बात नहीं। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से नामों को लेकर सियासत जारी। देखिए, ये राजधानी का नवा रायपुर इलाका है, जिसे बीजेपी सरकार के दौर में नया रायपुर कहा जाता था। कांग्रेस के शासन में नया रायपुर नवा रायपुर बन चुका है। अब नवा रायपुर के चौक चौराहों का नामकरण होगा और नया रायपुर के जो स्क्वायर है, जो चौक है, जो चौराहे है, जो सड़कें हैं, उसके नामकरण करने के लिए कुछ सुझाव हमने दिए हैं। आपने मंत्री रविंद्र चौबे को सुना, जिन्होंने बताया कि नामकरण की प्रक्रिया बहुत जल्द पूरी हो जाएगी। उन्होंने इसे राज्य की अस्मिता और अभिमान से जोड़ दिया और लगे हाथ बीजेपी पर निशाना भी साधा। उनने तो छत्तीसगढ़ के किसी विभूति के नाम से किसी सड़क का नामकरण नहीं किया है। अब जब कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोला है तो बीजेपी को भी जवाब देना ही था। मुझे लगता है सरकार को पहले कुछ काम प्रदेश में करना चाहिए और उस पर अपने नेताओं की मोहर लगानी चाहिए, नामकरण करना चाहिए। अब आप खुद फैसला कीजिए कि नामों पर राजनीति कितनी जायज है। वैसे ये अच्छी बात है कि प्रदेश की विभूतियों के नाम पर चौक चौराहों और सड़कों के नाम पड़े। तो देखा आपने कि कैसे कुछ चीजों के ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए पर होती है। जिस तरह नाम पर सियासत होती रही वो भी होती रहेगी, लेकिन नाम की पॉलिटिक्स है कैसी, जरा इस बात को समझे, डिकोड करें। बीजेपी हो, कांग्रेस पार्टी हो या किसी अन्य दल की सरकार, चाहे केंद्र में हो या किसी राज्य में, नाम को लेकर पॉलिटिक्स सब करते हैं। दिल्ली में कई सड़कों का नाम बदला गया। सबसे बड़ा उदाहरण 7 रेसकोर्स रोड का है, जिसे हम प्रधानमंत्री निवास के तौर पर जानते हैं। अब इस सड़क का नाम लोक कल्याण मार्ग हो चुका है। सरकारें सड़कों, इमारतों का नाम बदलने का एक नया युग लाने की कोशिश करती हैं और इसके पीछे वजह बताती हैं कि लोगों का इससे भावनात्मक जुड़ा होता है और इसका फायदा सियासी दल उठाना चाहते हैं। यानी उस वर्ग तक, उस वर्ग के लिए सोचा या उस विभूति के बारे में सोचा, ये जताना चाहते हैं। चलिए, निकाय चुनाव में प्रचार के लिए आज केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश के जबलपुर आए और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। जबलपुर में नगरीय निकाय चुनाव के प्रचार के लिए आज केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे और दावा किया कि नगरीय निकाय चुनाव में बीजेपी की जीत होगी। सिंधिया ने कहा कि केंद्र और प्रदेश के संयुक्त नेतृत्व में पहले ही बीजेपी सरकारें चल रही और ऐसे में नगर सरकारों में भाजपा काबिज होकर ट्रिपल इंजन वाली सरकार बनेगी। जो डबल इंजन की सरकार है वो अब ट्रिपल इंजन की सरकार बनने जा रही है और सारे नगर निगमों में प्रचंड बहुमत से भाजपा के प्रत्याशी जीतेंगे। कांग्रेस द्वारा ईवीएम पर सवाल उठाए जाने पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस के नेताओं को निशाने पर लिया। हार निश्चित होता है तो प्रश्न उठने शुरू हो जाते हैं। जनता का विश्वास कांग्रेस से पूरी तरह से उठ गया है। सिंधिया ने अमरनाथ हादसे पर दुख भी जताया। तो निकाय चुनाव में प्रचार करने के दौरान नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने भी बीजेपी नेताओं पर जादू टोना करने के आरोप लगाए और अपनी जीत का दावा किया है। मुरैना नगर निगम में कांग्रेस विधायक और नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने चुनाव प्रचार किया। गोविंद सिंह ने कहा कि चुनाव में ग्वालियर और मुरैना महापौर प्रत्याशी को जनता आशीर्वाद दे रही है। वहीं उन्होंने भाजपा पर जादू टोने के आरोप लगाए और कहा कि भाजपा नेता पूरी तरह से तांत्रिक और जादू टोना वाले लोग हैं। साहब बीजेपी भविष्य रखता है, ज्योतिष का ज्ञान उनके पास है, जादू टोना में वे सब जानते हैं, पढ़ के आए हैं। गोविंद सिंह ने दावा किया कि निकाय चुनाव में कांग्रेस की जीत होगी। ग्वालियर चंबल संभाग समेत पूरे प्रदेश में कांग्रेस नगरीय चुनाव में प्रचंड बहुमत से नगर और ग्राम सरकार बना रही है। और चलिए अब जरा आसपास कैसे दबंग कब्जा करते हैं इसका एक नमूना देखें। भाटापारा से खबर, ग्राम लालपुर में दबंगों की दबंगई से आम जनता कैसे परेशान है, देखें।
ये भाटापारा के लालपुर गांव का शमशान घाट है, जिसके आम रास्ते पर दबंगों ने कब्जा कर लिया है और इस वजह से लोगों को शव खेतों से शमशान तक ले जाना पड़ता है। और आज फिर घेराबंदी करके मतलब वही परेशानी हम लोग फिर आगे, तो हम लोग भाई पक्का सर्वमान्य निर्णय चाहिए और सुरक्षित रोड चाहिए। अब ये भी जान लीजिए, अवैध कब्जे के खिलाफ शिकायतें भी कई बार हुई, लेकिन हुआ कुछ नहीं। इसके बाद थकार कर एक ग्रामवासी ने न्याय के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। उच्च न्यायालय ने बीते 11 मार्च को कलेक्टर और एसडीएम को अवैध कब्जा हटाने का आदेश दिया, लेकिन 3 माह से ज्यादा का वक्त हुआ है, अवैध कब्जा नहीं हटवाया गया। अब ऐसे में ग्रामीणों ने फिर से भाटापारा एसडीएम से गुहार लगाकर अवैध कब्जे को हटाने की गुहार लगाई है। आने जाने के रास्ता को बंद कर दिया गया है, तो उसको जांच कराने के बाद उसको तत्काल कार्रवाई करेंगे 1-2 दिन में। तो एसडीएम साहब अवैध कब्जा हटवाने का आश्वासन दे रहे हैं, अब ये कब होगा ये देखना होगा। तो साहब अफसर और दफ्तर ये तो आप मान सकते हैं कि चलिए सुनते नहीं, लेकिन कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद अगर कोई दबंगई दिखाए और उस पर भी शिकायत का इंतजार किया जाए तो सवाल तो उठेगा। चलिए आज के लिए न्यूज़ डिकोड में बस इतना ही। वीकेंड है, आप अपने परिवार के साथ सुरक्षित वीकेंड बनाएं, अच्छी तरह से समय काटें। आपसे अब सोमवार को 8:55 पर मुलाकात होगी दिन की बड़ी खबरों को डिकोड करने के लिए। तब तक अपना परिवार का अच्छी तरह से ख्याल रखें। नमस्कार, शुभ रात्रि, हैप्पी वीकेंड।